हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन अब आपके लगभग 5 मार्क्स के आ रहे हैं। बहुत सारे जो टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स हैं, टीचर भर्ती के जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, मैं ओरिजिनल जो पीडीएफ है जो सरकार ने रिलीज़ की हुई है उसी से मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, और ये कुछ पार्ट्स में होंगे। आप सारे पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में आप परिचय जानेंगे, एनईपी 2020 के परिचय, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, क्या दिमाग में रख के एनईपी 2020 को बनाया गया है, ये आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में आप देखेंगे स्कूली शिक्षा के संदर्भ में, और उसके बाद जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। और भाग 3 जो रहेगा वो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, और भाग 4 है क्रियान्वयन की नीति, ठीक है। इस तरह करके ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जो भी सेक्शंस दिए हुए हैं कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे परिचय, ठीक है, कि एनईपी जो बनाया गया 2020 वो दिमाग में क्या रख के बनाया गया, मेन क्या चीज़ें हैं, ठीक। शुरू करते हैं। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के विकास, राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। यानी कि अगर हमें अपने देश में सबके साथ एक न्याय संगत करना है और एक शिक्षित समाज का विकास करना है, ठीक है, जो कि एक तरह से अल्टीमेटली राष्ट्रीय विकास हो रहा है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारी जो शिक्षा है वो उसमें क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और उसमें सारी चीज़ों में बढ़ावा होना चाहिए। जैसे कि वैज्ञानिक उन्नति भी होनी चाहिए, साइंस के क्षेत्र में हो, और उन्नति भी ऐसी हो जो हमारे राष्ट्र को, ठीक है, हमारे भारत को क्या करे, एकीकरण करे, ठीक है। हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो हमारी जो कल्चर है, उनको भी हमें संरक्षण करना है, ठीक है। ये सब करते हुए हमें हमारे देश का विकास होना है, तभी क्या होगा, सतत प्रगति और आर्थिक विकास होगा, ठीक। क्योंकि देश का विकास अल्टीमेटली क्या है कि देश का आर्थिक जो है उसकी स्थिति और अच्छी हो। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास, संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है, ठीक। तो शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की क्या हो, भलाई हो, सबका इसमें भला हो, ठीक है। व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, कई व्यक्ति, इस तरह करके समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व की का ही क्या होना, अच्छे विश्व का निर्माण होगा। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा, और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, जितने भी देश हैं, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे आने वाले समय में जो युवा वर्ग हैं उनकी अगर जनसंख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे में अगर हम युवाओं को अच्छी शिक्षा देते हैं तो अल्टीमेटली हमारे भारत का क्या होगा, विकास होगा, वो भी उच्च कोटि का विकास होगा, ठीक। इसीलिए शिक्षा पर जोर देना बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना भी है। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 आप पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा,
ठीक है। उसमें बहुत सारे लक्ष्य हैं। उसका अगर आप चौथा लक्ष्य देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SDG बोलते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। इसमें क्या है, शिक्षा विकास का एजेंडा है के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य है। तो 2015 में जो SDG गोल्स बनाए गए थे, उसमें जो चौथे नंबर का गोल है जो शिक्षा के विकास के लिए है, तो इसमें ये कहा गया था कि समावेशी यानी कि हर वर्ग के लोग इसमें बराबर क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, सब में समानता होगी, मतलब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिया जाना है। तो कोई भी मतलब वंचित ना रहे, सभी लोग पढ़ें, समावेशी शिक्षा हो, समानता हो, ये चीज़ ध्यान देना है। कब तक के लिए ये बना है, 2030 तक पूछता है ये ऐसे क्वेश्चंस कि कब तक। इस तरह के लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट एवं लक्ष्य प्राप्ति किया जा सके, ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीन काम करने लगेगी, और दूसरी तरफ डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित के क्षेत्र में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों की में योगदान रखते हो। देखिए अब क्या है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें ग्लोबली, तो उसमें क्या है, विश्व का विकास बहुत तेज़ी हो रहा है और नॉलेज को लेकर तो बहुत ही तेज़ी। ऐसे में क्या हो रहा है, जो नई साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या हो रहे हैं कि बहुत सारे मशीन्स लर्निंग आ गई हैं, जो मशीन मतलब काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अगर जो कामगार है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अगर स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो उसकी जगह पे लोग मशीन रख ले रहे हैं, ठीक है। तो मशीनों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन मशीनों को भी तो कोई ना कोई ऑपरेट करेगा ही। लेकिन वो अगर मशीनी कार्य पूरा का पूरा अगर कोई कामगार करेगा तो उतने स्किल्स उसके काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब मशीन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरी तरफ मशीन की तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें, गणित की बात करें, तो इसमें भी इसको चलाने के लिए भी एक मतलब जो नागरिक होंगे, कुशल मतलब कामगारों की ज़रूरत है। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और ऐसे में ऐसे मतलब युवाओं का युवा चाहिए जो कि विज्ञान और समाज विज्ञान और मानविकी इनके पास योग्यता हो, ठीक है, कि ये कंप्यूटर साइंस, गणित, इन सब की नॉलेज रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन पॉलिसी में निहित हैं और ऐसी एजुकेशन देनी है हमारे युवाओं को, बच्चों को भी। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे। देखिए अब तक क्या था, जलवायु परिवर्तन उतना नहीं हो रहा था, उतना ना पॉपुलेशन था ना पॉल्यूशन था, और प्राकृतिक संसाधन, चूँकि पॉपुलेशन कम था इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। लेकिन अब ये सब चेंजेस होने की वजह से रोटी, कपड़ा, मकान, सफाई, सबकी ज़रूरत क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, नया रास्ता बनाना होगा। और इसी कारण जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान, समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की ज़रूरत है। तो भाई अब अपनी नीति में चेंज करना बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम पुरानी नीति से पढ़ते तो ये सब उसमें नहीं था कि हमें कैसे क्लाइमेट चेंज को इसको सही करना है, कैसे पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना है, ये सब पहले नहीं था ये। लेकिन उस जो नीति बनाई गई थी वो दूसरी थी। लेकिन अब पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अब डिमांड दूसरी हो गई है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चीज़ों को निहित किया गया है ताकि ऐसी समस्याओं से क्या किया जाए, उभरा जाए और सही से विकास हो। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव
संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो साथ ही साथ रोग भी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी वगैरह की तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। टीकाकरण हो रहा है तो इसकी भी तो नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। मानविकी और कला को मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिणामों की वजह से यह ज़रूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखे ही साथ वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे। मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो तो वो पढ़े ही, सीख ही रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली एक कला होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जो है ये क्लास 12th क्लास पास आउट हो गए, अब हमें कुछ नया नहीं सीखना, ठीक है। उनको खुद ब खुद एक अंदर से जिज्ञासा रहनी चाहिए, हाँ हमें कुछ सीखना है, हाँ उनके अंदर एक कला होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान तार्किक रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। तो ऐसा तभी हो पाएगा कि वो कंटिन्यूसली पढ़ें, उनके अंदर पढ़ने की इच्छा बनी रहे। जब वो शुरू से उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो समस्या का समाधान ढूंढ सके, तार्किक लॉजिकल थिंकिंग हो, है ना, क्रिएटिविटी हो उनके अंदर, तो ये क्रिएटिविटी एकाएक तो नहीं बढ़ाई जा सकती है ना। बचपन में जब उनके कोर्सेज में इस तरह की चीज़ों को ऐड करेंगे तभी हो पाएगा, है ना। विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएँ। अब पहले की तरह ये नहीं होगा कि आर्ट्स अलग एकदम साइंस, अब कोशिश की जा रही है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना, और किसकी क्या उपयोगिता है ये सब ध्यान में रखते हुए ही ऐड करना है नई चीज़ों को। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ नया सोच पाएँ, कुछ नई जानकारी को नए बदलती परिस्थितियों और क्षेत्रों में उपयोग में लाएं, है ना। शिक्षा ऐसी हो कि उसमें नई नई इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो, और अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग लोग अपने आप को एडॉप्ट कर सकें, ठीक है। ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो। ये तो शुरू से रहा है। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब मेन जो शिक्षा का केंद्र है वो बच्चे होने चाहिए। उनमें जिज्ञासा हो, उनमें खोज करने का, अनुभव करने का, संवाद के आधार संचालित हो, लचीली हो, बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बहुत रिजिड कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसमें विकास नहीं हो सकता है। समग्रता, समन्वित रूप से देखने समझने के सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। तो ऐसी शिक्षा हो जो कि मतलब पहले तो वो शिक्षार्थी केंद्रित हो, बच्चों में क्या हो, क्रिएटिविटी आए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करें, कम्युनिकेट भी करें, ज़्यादा जो है रिजिड नहीं होनी चाहिए, है ना। तो और बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाए, है ना। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों क्षमताओं का संतुलित विकास करें। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान गणित के अलावा बुनियादी कला, शिक्षा, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, सांस्कृतिक मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। देखिए पहले बस विज्ञान गणित को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, लेकिन अब हर क्षेत्र को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। अगर वो कला है तो भी, शिल्प है तो भी, खेल कूद, फिटनेस, भाषा, अगर वो बहुत सारा लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, अगर ऐसे लिटरेचर लिख रहे हैं जो समाज के लिए बहुत अच्छा है, जो जिसमें मॉरल वैल्यूज़ हों, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की पढ़ाई में सारी चीज़ें निहित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और साइंसी और जो है मैथ्स तक चीज़ें लिमिटेड हो जाएं। शिक्षा के चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा, संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। अब तक की शिक्षा वैसी नहीं हो पाती थी कि बच्चे 12th पास आउट हो के अगर किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो वो कोई व्यवसाय भी कर पाएँ, लेकिन अब उनको इस काबिल बनाना है कि वो कुछ रोजगार करने के लिए वो समर्थ हों, दूसरे पे निर्भर ना हो, ठीक है। उनमें नैतिकता हो, मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, संवेदनशील हो,
मानव मानव की समस्या को समझे, ना कि मानव मानव का ही दुश्मन बन जाए। ये सारे वैल्यूज़ होने चाहिए जो शिक्षा से मतलब कि शिक्षा के माध्यम से ही ऐसे चरित्र का निर्माण हो सकता है। ऐसी शिक्षा बच्चों को, युवाओं को देनी है। ठीक है, ये एनईपी का मानना है। सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति है सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, ठीक है, सिस्टम में अखंडता लाने के प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं रहे। ठीक है, 2040 तक सरकार चाहती है कि हमारा भारत शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। मतलब अगर कोई गरीब है तो भी शिक्षित हो, अमीर है तो अल्टीमेटली वो तो होगा ही होगा। अगर ऐसी पृष्ठभूमि है जहाँ पे कि बहुत सारे मतलब ऐसी भौगोलिक स्थितियाँ हैं जो शिक्षा ग्रहण करने में जो है कि उसको क्या बोलेंगे कि मतलब कि रुकावट पैदा कर रही है, उनको ख़त्म करके बच्चों को शिक्षा मतलब सबको देनी है। ठीक है, कोई किसी से पीछे नहीं रहे और वो भी सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा होनी चाहिए, यूं ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि मतलब सब लोग, सभी बच्चे, हर पूरे हमारे देश भर के बच्चे, ठीक है, शिक्षा को ग्रहण करे, कोई इसे वंचित ना रहे और उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो। यह शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये पहली शिक्षा नीति होगी जो कि ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, विकास के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, वो यहाँ पे रहेगी। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिनमें SDP 4 शामिल है। कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, वही चीज़ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक स्तर पर भी विकास होना चाहिए। वही चीज़ें ऊपर जो दी गई हुई हैं वही हैं। इस पैराग्राफ में प्राचीन शिक्षा पे फोकस किया गया है। आइए इसे भी पढ़ते हैं। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्म ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना जाता था। जो पुरानी जो शिक्षा दी जाती थी भारत में, उसका मतलब ये नहीं था कि स्कूल के बाद कैसा जीवन जीना है, बस यही नहीं था, बल्कि मेन फोकस हुआ करता था पूर्ण आत्मज्ञान पर और मुक्ति पाने के ऊपर, है ना। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे। देखिए, हमारे भारत में ऐसी इंटरनेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट थे, संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनका नाम है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, जिन्होंने क्या किया कि विविध क्षेत्र में, है ना, रिसर्च और शिक्षण में ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। और ये जो
ऑर्गेनाइजेशन थे। यहाँ पर भारत ही नहीं, विदेशों से भी बच्चे आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी, थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया है। तो ये जितने महान पुरुष हैं जिनका नाम अभी हम लोगों ने लिया है, ये भी क्या है, हमारे भारत की जो शिक्षा है उसी से इन्होंने बहुत ही चीज़ों को ग्रहण किया है। ठीक है, इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रमाणित रूप से मौलिक योगदान दिए। तो ये जितने भी हम लोगों ने अभी विद्वानों के नाम लिए हैं, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का जो लेवल है, ठीक है, ग्लोबली क्या है, हर क्षेत्र में इनका योगदान रहा है, इन महान विद्वानों का। चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो हमारा खगोल विज्ञान हो, ठीक है, जो सैटेलाइट जो होता है, सैटेलाइट क्या कहेंगे, खगोल विज्ञान, जो हमारे आकाश में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, और जो मेडिसिन में भी हो गया, है ना, सर्जरी में हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, घर एक से एक घर, जो सुंदर सुंदर जो हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं, है ना, बहुत तरीके के जितने भी, ये सब इन्हीं विद्वानों का योगदान है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। अगर हम वर्ल्ड में जाएं और अपने भारत का इन्फ्लुएंस जानना चाहेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत की जो संस्कृति और जो दर्शन है वो विश्व में बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और उसका प्रभाव भी है, लोग उसे मानते भी हैं। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की ज़रूरत है, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा इस पर शोध कार्य होने चाहिए। तो अब क्या है कि जो पुरानी शिक्षा है, जो इतने अच्छे अच्छे काम जो हुए हैं, ये सिर्फ हम तक ही नहीं रहना चाहिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जाने, फिर वो अपनी अगली पीढ़ी में जाने, इम्पोर्टेंस को जाने, और साथ ही साथ और रिसर्च करने की ज़रूरत है ना, उसे और समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए और क्या अच्छा किया जा सकता है ना। एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हमारे देश को बनाने के लिए, है ना, टॉप में लाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, ऐसे रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होना चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर तरह के शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थापित स्थान देने की सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी के सही मायने में आकार देते हैं। तो इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं टीचर की इम्पोर्टेंस को बताया गया है और साथ ही जिम्मेदारी भी है टीचर की, ठीक है, कि वो ऐसे समाज निर्माण में सहयोग दे, बच्चों को इस क्वालिटी की एजुकेशन देके। इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सके। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने की सहायता करनी होगी, जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा, साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एरिया को हम लोग इग्नोर कर दें, वहाँ के छात्र वंचित रह जाएं, नहीं, कहीं भी वो रहता हो, कहीं बहुत सर्दी हो, बहुत गर्मी हो, बहुत बरसात हो, कहीं का भी विद्यार्थी हो, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग उन सबको, सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
व्यवस्था उपलब्ध करानी है। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से क्या लिखा है, हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन, सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। मतलब अगर हम चाहते हैं हमारे समाज में भेदभाव ना रहे, है ना, कोई कम पढ़ा लिखा, अधिक पढ़ा लिखा, कोई मतलब इस तरह का जो भेदभाव हो, या होते ही नहीं, कोई ऐसी सोच हो जाती है ना, कुछ ऐसे लोग रूल बना लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है शिक्षा के अभाव में। तो ये सब को हटाना है और इसमें सुधार तभी आएगा जब समानता होगी लोगों में। और समानता कब होगी? जब शिक्षित होंगे वो लोग, जब उन्हें शिक्षा दी जाएगी। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए पारिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सके, उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सके। इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए, साथ ही देश की स्थानीय वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आवश्यकता सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा, ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग, एकता की दृष्टि से भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने की दृष्टि से अति आवश्यक है। अगर कोई बच्चा भारत में रह रहा है, अगर क्या बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं, हर बच्चे को पता होना चाहिए हमारा भारत किन किन मायनों में महान है, इनक्रेडिबल है, अद्वितीय है, कितनी भाषाएं हैं यहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी कलाएं हैं, परंपराएं हैं जो मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देती हैं, है ना, जिससे कि हमें राष्ट्र गौरव भी क्या हो, महसूस हो और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एकता में रहें, है ना, तभी तो हमारा भारत क्या होगा, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये सारी चीज़ें NEP 2020 जो बनाया गया है, नीति जो बनाई गई है, वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें इस वीडियो का। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पिछली नीतियाँ क्या हैं और इस नीति के आधार सिद्धांत क्या हैं। तो इतने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए NEP को बनाया गया है, क्या आज की नीड ऐसी क्यों है जिसके लिए NEP बनाया गया है, क्या बदलाव आए हैं पहले से और अब में, ठीक है, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, है ना, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, क्लाइमेट, एनवायरमेंटल चेंजेस को देखते हुए। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दूसरी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।